हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 10। दोपहर का सोया मुन्ना दिन भर सोता रहा। शाम को फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। अधखुली आंखों से मुन्ना ने फोन की स्क्रीन को देखा और कान से लगाते हुए कहा, हेलो। ए मुन्ना, कहाँ है तू? कितने मैसेज किए तुझे लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने सुना तुम और काशी बनारस आ चुके हो। दूसरी तरफ से वंश ने चहकते हुए पूछा। हाँ, आज सुबह ही आए थे। तुम कब पहुंचोगे? मुन्ना ने सवाल किया। पहुंचूंगा नहीं, पहुंच चुका 10 मिनट में। और तू मुझे लेने आ रहा है ना? वंश ने फिर पूछा। हाँ, हम आ जाएंगे, मुन्ना ने कहा। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, वंश ने कहा और फोन काट दिया। मुन्ना ने देखा शाम के 7 बज रहे थे। वह उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। उसने मुंह धोया और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर चला आया। मुन्ना को इस बात का आभास तक नहीं था कि उसके पापा और गौरी के बीच कुछ बात हुई है। वह नीचे आया और अनु से बाहर जाने का कहकर निकल गया। मुन्ना जैसे ही अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगा, लॉन में बैठे मुरारी ने उसे आवाज दी। मुन्ना को देर हो रही थी, लेकिन उसे फिर भी मुरारी की तरफ आना पड़ा और उसने आकर कहा, हाँ पापा। कब से चल रहा है ये सब? मुरारी ने थोड़ा सख्त होकर पूछा। हम कुछ समझे नहीं, मुन्ना ने हैरानी से कहा। समझे तो हम भी नहीं, हमको पहले ये बताओ जी गौरी शंकर कौन है? मुरारी ने मुन्ना की तरफ देखकर पूछा। मुन्ना का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव ज्यों के त्यों रखे और कहा, हमने उस दिन बताया था ना हमारा दोस्त है। ये तो हुआ झूठ, अब बताओ सच का है? मुरारी ने मुन्ना को घूरते हुए कहा। यही सच है, मुन्ना ने झूठ भी बड़ी सफाई के साथ कहा। बेटा हमको एक बात बताओ, इस उम्र में हम तुम्हें पेलते अच्छे लगेंगे? नहीं ना, तो ये बताओ कि चल का रहा है? मुरारी ने मुन्ना को टपटते हुए कहा। तो मुन्ना अंदर से थोड़ा घबरा गया, क्योंकि कोई भी लड़का दुनिया के सामने चाहे शेर बने या चीता, अपने बाप के सामने वह हमेशा भीगी बिल्ली ही बनता है। मुन्ना को खामोश देखकर मुरारी ने कहा, देखो बेटा, आज के तुम्हारे फोन कॉल से ये बात तो तय है कि तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है कोई कन्या। अब ये बताओ, इंदौर उन्हीं से मिलने गए थे ना? जी नहीं, हमारा मतलब हम अपने काम से गए थे। मुन्ना ने पहले हाँ कहा और फिर गर्दन झुका ली। बेटा बाप है हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं, और तुम्हारी अम्मा को पता है जी सबके बारे में? मुरारी ने फिर पूछा। आज मुरारी फुल फॉर्म में था। नहीं, हम बताने ही वाले थे। मुन्ना ने इतना ही कहा कि मुरारी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कब? शादी के बाद? पापा वो हम। मुन्ना ने कहना चाहा तो मुरारी उठा और मुन्ना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो मुन्ना, हम तुम्हारे बाप है, इसलिए हमको तो तुम ये सब सफाई दो ही ना कि तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना, हम उस स्कूल से कब का ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और ये जो मोहतरमा है, इनसे कहिए थोड़ा तमीज से और चंचलता कम करे अपनी। बाकी जानकर अच्छा लगा कि फैमिली और काम के अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट है। बेचारा मुन्ना क्या कहता। मुरारी की बातों से समझ गया कि जरूर गौरी ने कुछ गड़बड़ की है। मुरारी मुन्ना से आगे कुछ कहता इससे पहले ही मुन्ना का फोन बजा। मुन्ना ने फोन काट दिया और मुरारी से कहा, वो हमें वंश को लेने एयरपोर्ट जाना है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, जाओ, लेकिन ये मत समझना कि आज बात यहीं खत्म हो गई है, मुरारी ने थोड़ा अकड़ कर कहा। तो मुन्ना ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और चला गया। मुन्ना ने आकर जीप स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मुन्ना के जाते ही मुरारी की हंसी छूट गई और वह हंसने लगा। मुरारी को हंसते देखकर कृष्णा आया और कहा, क्या बात है मालिक, आज आप बहुत हंस रहे हैं? अरे मत पूछो कृष्णा, आज तो हमने मुन्ना की क्लास लगा दी। तुम उसकी शक्ल देखते ना, कसम से मजा आ जाता, मुरारी ने हंसते हुए कहा। ऐसा क्या कर दिया मुन्ना भैया ने? बेचारे वो तो इतने सीधे हैं कि क्या बताएं। बाकी आप तो किसी की भी क्लास लगा दे, मुन्ना भैया क्या चीज है? कृष्णा ने मुन्ना की तरफदारी करते हुए कहा,
बेटा एक बात बताओ, तुमको तनख्वाह हम देते हैं कि मुन्ना? मुरारी ने कृष्णा को घूरते हुए पूछा। तनख्वाह तो आप ही देते हो मालिक, कृष्णा ने छेंपते हुए कहा। हाँ तो फिर इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, चलो अंदर जाओ और अपना काम करो। मुरारी ने बेचारे कृष्णा को भी गरिया दिया। कृष्णा वहां से चला गया। मुरारी मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि कभी कभी तो उसे मौका मिलता था मुन्ना को डांटने का। मुन्ना अपनी ही बातों से परेशान सा वहां से जा चुका था, और मुरारी वो उन बातों को याद करके एक बार फिर हंस पड़ा। घर से निकलकर मुन्ना सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। अपने सामान के साथ वंश बाहर ही खड़ा था। मुन्ना उसके पास आया तो वंश ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी उसे दिखाते हुए कहा, पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। अरे यार, वो पापा ने रोक लिया था हमें, अब चलो गुस्सा मत करो। मुन्ना ने कहा तो वंश उसके गले आ लगा और कहा, मुंबई में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चल चल रहने दे, इतना ही मिस करता ना तो फोन करता हमें। मुन्ना ने वंश को गले लगाते हुए कहा। अरे यार क्या बताऊं, बहुत पंगे हुए वहां, लेकिन मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया, किसी को पीटा नहीं, और ड्रिंक को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। वंश ने कहा, तू इतना कब से सुधर गया? वैसे अच्छा है, बड़े पापा सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। नवीन अंकल के घर पे सब ठीक था ना? मुन्ना ने वंश का आधा सामान उठाते हुए कहा। सब अच्छा था, अगर वो लड़की नवीन अंकल के घर पर नहीं होती तो मैं वहां 1 महीना भी रुक जाता। वंश ने बाकी सामान उठाते हुए कहा। मतलब वहां भी लड़की? ये लड़कियां तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुन्ना ने सामान पीछे रखकर हंसते हुए कहा। नो वे, उस लड़की के साथ रहना मतलब टॉर्चर, और मैं जिंदगी में दोबारा कभी उससे मिलना नहीं चाहूंगा। वो 1 नंबर की घमंडी और पागल लड़की है। वंश ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुन्ना ने जीप स्टार्ट करते हुए कहा। वंश उसके बगल में आ बैठा और दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। घाट के पानी में दीपक बहाते हुए शक्ति और काशी दोनों साथ में बड़े ही प्यारे लग रहे थे। भूषण राजन के दिल में आग लगाकर जा चुका था, और कहीं ना कहीं वो आग राजन को अंदर ही अंदर जला रही थी। काशी और शक्ति को साथ देखना जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह गुस्से में वहां से निकल गया। धीरे धीरे घाट पर भीड़ छटने लगी। काशी और शक्ति वहीं सीढ़ियों पर बैठकर मां गंगा के पानी को निहारने लगे। नौका वाले अपनी नावों को किनारे बांधकर वहां से जा रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद शक्ति ने कहा, हमें लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। क्यों, हमारा यहां बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? काशी ने शक्ति की ओर देखते हुए पूछा। हमारा बस चले तो हम तुम्हें कहीं ना जाने दें। शक्ति ने काशी की आंखों में देखते हुए कहा। शक्ति की बात सुनकर काशी का दिल धड़क उठा और वह एकटक शक्ति को देखने लगी। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। काशी की तंत्रा टूटी तो उसने शक्ति से नजर हटाई और अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसको देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। शक्ति ने बॉक्स खोला। उसमें एक बहुत ही प्यारी सी सिल्वर चेन थी जिसमें एस के नाम से पेंडेंट था। शक्ति ने उसे छूकर देखा और मुस्कुराने लगा। कैसा है? काशी ने पूछा। बहुत अच्छा है, और ये पहली बार किसी ने हमें तोहफा दिया है। शक्ति ने नम आंखों के साथ कहा। क्या, इससे पहले तुम्हें किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया? काशी ने हैरानी से पूछा तो शक्ति ने नाम में गर्दन हिला दी और कहने लगा, माँ पापा के जाने के बाद हम अनाथ। शक्ति इतना ही कह पाया कि काशी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आज के बाद कभी खुद को अनाथ मत कहना। शक्ति ने धीरे से काशी के हाथ को अपने मुंह से हटाकर अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारे होते हम अनाथ नहीं हो सकते। क्या हम इसे पहन ले? हाँ बिल्कुल, लाओ मैं पहना देती हूँ। कहते हुए काशी ने शक्ति के हाथ से वो चैन लिया और खुद उसके हाथ से पहनाकर कहा, एस मतलब शक्ति यानी तुम, के मतलब काशी यानी हम, और अब से हम तुम्हारे दिल के पास रहेंगे। तुम हमेशा से हमारे दिल के पास ही रहोगी। शक्ति ने काशी का सर सहलाते हुए कहा। कुछ देर बाद शक्ति ने काशी से घर जाने को कहा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और ऐसे में काशी का बाहर घूमना सही नहीं था। काशी भी अपनी स्कूटी लेकर घर के लिए निकल गई।
मुन्ना वंश को लेकर घर पहुंचा। वंश को देखते ही सारिका का चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिर अपने लाडले बेटे को वह इतने दिनों बाद जो देख रही थी। वंश सबसे आकर मिला और फिर वहीं घर के हॉल में बैठकर सब सामान बिखेर कर बैठ गया और जिसके लिए जो जो लेकर आया था सब उन्हें देने लगा। वंश ने सबको तोहफे दिए। मुन्ना के लिए एक बढ़िया महंगी घड़ी लेकर आया था। उसने उसे वही पहनने को कहा। वंश ने देखा सब वहां है लेकिन काशी कहीं नजर नहीं आ रही, तो उसने सारिका से कहा, माँ काशी कहाँ है? वो गंगा आरती के लिए गई है अपनी दोस्त के साथ, आती ही होगी। सारिका ने कहा, बड़ी माँ उसे अकेले क्यों जाने दिया? हमें कहा होता हम लेकर चले जाते। मुन्ना ने कहा, चिल मुन्ना, काशी अब बड़ी हो गई है, वो अपना ध्यान रख सकती है। वंश ने बेपरवाही से कहा, हम खाना लगा देते हैं। मुन्ना तुम भी खाकर जाना, सारिका ने कहा और किचन की तरफ चली गई। वंश शिवम के लिए एक तोहफा लेकर आया था। उसने उसे उठाया और शिवम के कमरे की ओर चला गया। उसने दरवाजा नॉक किया। वंश अंदर आ जाओ। शिवम ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बंद करके उसे टेबल पर रखते हुए कहा, पापा ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वंश ने बॉक्स शिवम की तरफ बढ़ा दिया। शिवम ने बॉक्स खोलकर देखा। उसमें क्रीम रंग का गोल्डन किनारे वाला एक गर्म शॉल था, जैसा बाबा के पास था। शिवम ने देखा तो मुस्कुरा उठा। उसे याद आया जब पहली बार उसने स्कूल से कुछ रुपए कमाए थे, तब उसने बाबा के लिए ऐसे ही शॉल खरीदी थी। शिवम को पहली बार तोहफे में ऐसे ही शॉल मिली। ये देखकर उसने मुस्कुराते हुए वंश से पूछा, कैसा रहा तुम्हारा ऑडिशन? किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं पापा, नवीन अंकल बहुत अच्छे थे। मैं उन्हीं के घर रुका और ऑडिशन भी अच्छा गया। मैं सिलेक्ट भी हो गया। 1 महीने बाद वापस भी जाना है। वंश ने खुश होकर कहा। शिवम वंश से मुंबई के बारे में बात करने लगा। वंश भी बेझिझक शिवम को अब सब था, वहां के ऑडिशन, वहां की लाइफ, वहां के लोगों के बारे में। बातों बातों में वंश ने महसूस किया कि उसके पापा उतने भी सख्त नहीं थे जितना वह सोचता था। अपनी बातों पर शिवम को हंसता देखकर वंश एकदम से उसके गले आ लगा और कहा, थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। बस अब पूरी लगन से अपने सपने पूरे करना। शिवम ने वंश की पीठ थपथपाते हुए कहा। दरवाजे पर खड़े मुन्ना ने दोनों को देखा तो मुस्कुरा उठा और अंदर आते हुए कहा, बड़ी माँ ने आप सबको बुलाया है। शिवम और वंश दोनों ने सुना तो मुन्ना के साथ बाहर चले आए। सबने साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद मुन्ना जाने लगा तो वंश ने कहा, ए मुन्ना थोड़ी देर रुको ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बोलो, क्या बात है? मुन्ना ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत खास। वंश ने कहा, वैसे हमें भी तुम्हें कुछ बताना है, मुन्ना ने कहा। वंश के मुंह से खास शब्द सुनकर मुन्ना को गौरी का ख्याल आ गया और उसे महसूस हुआ कि उसे अब वंश को सब बता देना चाहिए। अरे वाह, फिर तो चलो ऊपर चलते हैं, कहते हुए वंश मुन्ना को साथ देकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों ऊपर छत पर चले आए और वहां पड़े तख्ते पर आकर लेट गए। आसमान में तारों के बीच चांद चमक रहा था। दोनों ने अपने अपने हाथों को अपने सर के नीचे लगाया हुआ था और एकटक उस चांद को देखे जा रहे थे। इस वक्त दोनों के मन में न जाने कितनी ही बातें थीं। कुछ देर खामोशी के बाद दोनों ने एक साथ कहा, मुझे प्यार हो गया है, हमें प्यार हो गया है। दोनों ने जैसे ही सुना एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उठकर बैठ गए। दोनों एक दूसरे से पीठ लगाकर बैठे थे और दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों ने एक ही बात कही, ये जानकर दोनों हैरान भी थे और खुश भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुझे किसी से प्यार हो गया है, वंश ने कहा। उसकी खुशी उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये बात कह रहे हो, मुन्ना ने कहा, हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि वंश उससे कोई मजाक कर रहा है। ठीक है, पहले तुम बताओ, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ली? वंश ने कहा। नहीं, पहले तुम बताओ, कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम खुद को इतना बदल रहे हो? वो कोई ऐसी ही नहीं हो सकती, मुन्ना ने कहा, क्योंकि वंश में आते बदलाव इस बार वो साफ देख रहा था। एक काम करते हैं, दोनों एक साथ उसका नाम लेते हैं, वंश ने कहा। ठीक है, मुन्ना ने भी हामी भर दी। ओके देन, 1 2
3 गौरी। वंश ने कहा गौरी। मुन्ना ने भी वही नाम लिया। मुन्ना के मुंह से गौरी सुनकर वंश जहां हैरान था, वहीं वंश के नाम मुंह से गौरी सुनकर मुन्ना के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई और एक पल को जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।